हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ पूजा। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अरस्तु की अध्ययन पद्धतियाँ यानी अरस्तु के स्टडी मेथड्स के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने अरस्तु का जीवन परिचय और उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में डिस्कस किया था, और आज की वीडियो में हम वही अरस्तु की अध्ययन पद्धति यानी स्टडी मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। अरस्तु की अध्ययन पद्धतियाँ। सबसे पहली पद्धति या सबसे पहला मेथड अरस्तु ने जो अपनाया वो है आगमनात्मक पद्धति। आगमनात्मक एक वैज्ञानिक पद्धति होती है, एक साइंटिफिक मेथड होता है जो कि विशेष से सामान्य की ओर चलता है, यानी स्पेसिफिक टू कॉमन चलता है। आगमनात्मक पद्धति के विपरीत होती है एक निगमनात्मक पद्धति। निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किसने किया था? आपको याद हो तो निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया था अरस्तु के गुरु। अरस्तु के गुरु कौन है? प्लेटो। निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया था अरस्तु के गुरु प्लेटो ने, और वही आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है अरस्तु ने। निगमनात्मक पद्धति जो है वो सामान्य से विशेष की ओर चलती है, कॉमन टू स्पेसिफिक होती है, जबकि आगमनात्मक पद्धति विशेष से सामान्य की ओर यानी स्पेसिफिक टू कॉमन होती है। उसके बाद दूसरा मेथड जो अरस्तु ने अपनाया वो है तुलनात्मक कंपैरेटिव मेथड। अरस्तु ने अपनी अध्ययन में 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था, और उस अध्ययन में अरस्तु ने तुलनात्मक पद्धति कंपैरेटिव मेथड का प्रयोग किया। उसके बाद थर्ड मेथड आता है विश्लेषणात्मक और अवलोकनात्मक। विश्लेषण करना, अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन करना, इस मेथड का प्रयोग भी अरस्तु ने अपने अध्ययन में किया। और उसके बाद आता है ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल मेथड। क्रांति का वर्णन करने में संविधानों का चक्र और इतिहास के आधार, संविधानों का चक्र जो है और क्रांति का वर्णन है वो इतिहास के आधार पर ही विवेचित है। अरस्तु ने जो क्रांति का अपना सिद्धांत दिया है उसमें क्रांति का वर्णन किया है, क्रांति के कारणों का वर्णन, उनके निवारण के उपाय जो बताए हैं उसमें अरस्तु ने ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया। और साथ ही साथ जो संविधानों का चक्र अरस्तु ने बताया था जिसमें राजतंत्र, निरंकुश तंत्र, वर्ग तंत्र, कुलीन तंत्र, गुट तंत्र, लोकतंत्र, इनका जो वर्णन था वो भी ऐतिहासिक पद्धति के आधार पर ही अरस्तु ने किया। उसके बाद अगला मेथड आता है सह उद्देश्यात्मक यानी टेलीलॉजिकल मेथड। टेलीलॉजिकल मेथड का प्रयोग प्लेटो ने भी किया था। टेलीलॉजिकल मेथड क्या कहता है कि मानव दो चीज़ों से बना होता है। कौन कौन सी दो चीज़ें? मैटर यानी द्रव्य जिसे शरीर कहा है, और दूसरा है फॉर्म यानी स्वरूप जिसे आत्मा कहा है। मैटर जो है, द्रव्य या शरीर, वो गति और परिणाम का आधार है, जबकि फॉर्म या आत्मा जो है, आत्मा को प्लेटो ने तो आइडिया कहा था। क्या कहा था प्लेटो ने? कि आत्मा क्या है? आइडिया है, एक प्रत्यय है। लेकिन अरस्तु क्या कहते हैं? इसको फॉर्म कहते हैं। प्लेटो ने इसे आइडिया कहा था और अरस्तु इसे फॉर्म कहते हैं। गति और परिणाम के 4 कारण अरस्तु ने बताए हैं। जो गति और परिणाम, जिसमें यहाँ शरीर जो था मैटर, सवदेशात्मक में टेलीलॉजिकल में मानव दो चीज़ों से बना था, शरीर से, उसमें गति और परिणाम का आधार था। उसी पर गति और परिणाम के 4 कारण बताए हैं। कौन कौन से कारण हैं? उपादान या भौतिक कारण, मैटेरियल कोज, निमित्त कारण, एफिशिएंट कोज, औपचारिक स्वरूप कारण, फॉर्मल कोज, और अंतिम या लक्ष्य कारण, फाइनल कोज। अब इनको हम देख लेते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। सबसे पहले वही उपादान या भौतिक कारण, मटेरियल कोज। ये पदार्थ है जिससे कि वह बना है। मटेरियल कोज क्या होता है? एक पदार्थ जिससे कि वह बना होता है। जैसे कि संगमरमर की मूर्ति किससे बनी होती है? संगमरमर से। ये एक एग्जाम्पल लिया है कि संगमरमर की मूर्ति है, उसका मटेरियल कोज क्या होगा? संगमरमर। संगमरमर से वो मूर्ति बनी है। और मानव के एग्जाम्पल में देखें हम तो मानव में माँ का रज, मानव किससे बना है? माँ के रज से बना है। दूसरा कारण जो है एफिशिएंट कोज, उसमें क्या आता है? निर्माता, गति व परिणाम का कारण क्या है और यह गति उत्पन्न करता है। निर्माता के बारे में होता है निमित्त कारण। संगमरमर की मूर्ति है, उसका निर्माता कौन होगा? मूर्तिकार। मूर्ति कौन बनाएगा? मूर्तिकार। तो मूर्तिकार हुआ निमित्त कारण या उसका निर्माता। और मानव में निमित्त कारण क्या होता है? मानव का निर्माण कौन करता है? पिता का वीर्य, फादर का स्पर्म। उसके बाद तीसरा कारण आता है औपचारिक या स्वरूप कारण। औपचारिक या स्वरूप कारण में होता है वस्तु का सार,
इसमें संगमरमर की मूर्ति में वस्तु का सार क्या होगा? मूर्तिकार के मस्तिष्क में प्रतिमा का स्वरूप, कि वो मूर्ति उसने कैसे बनाई, उसके दिमाग में उसकी प्रतिमा आई, उसके आधार पर उसने वो मूर्ति बनाई। उसी तरह मानव के एग्जाम्पल में देखें तो इस वस्तु का सार क्या होगा? प्राणी का स्वरूप, जो मानव जो बनने जा रहा है, वैसे ही मूर्ति जो बनने जा रही थी उसका स्वरूप क्या होगा, उसका नेचर, उसकी फॉर्म, वो होता है वस्तु का सार। उसके बाद अंतिम कारण आता है, अंतिम या लक्ष्य कारण होता है, लक्ष्य या उद्देश्य, कि इसका क्या उद्देश्य है। संगमरमर की मूर्ति बनी तो प्रतिमा बनाने का क्या उद्देश्य होगा, उसी तरह जब मानव बना तो उसके जन्म का क्या उद्देश्य है। अंतिम कारण या लक्ष्य कारण यही होता है कि उस चीज़ का जो बनी है उसका क्या उद्देश्य है। आई होप आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। भौतिक कारण में पदार्थ होता है जिससे वह बना है, जैसे मूर्ति, संगमरमर की मूर्ति किससे बनी है? संगमरमर से। निमित्त कारण है उसका निर्माता, जो उस वस्तु को बनाता है। मूर्ति को कौन बनाएगा? मूर्तिकार। औपचारिक स्वरूप होता है उस वस्तु का सार, जिसकी मूर्तिकार ने जो वस्तु बनाई उसके मस्तिष्क में उसका स्वरूप आ गया था, उसका नेचर आ गया था। और लास्ट में होता है अंतिम कारण या लक्ष्य कारण, कि उस चीज़ जो बनाई गई है उसका लक्ष्य क्या है। जैसे संगमरमर की मूर्ति थी तो उस प्रतिमा, मूर्ति बनाने का लक्ष्य या उद्देश्य क्या होगा। उसके बाद आती हैं ज्ञान की 3 श्रेणियाँ। अरस्तु ने 3 कैटेगरीज ऑफ नॉलेज बताई हैं। कौन कौन सी? सैद्धांतिक, उत्पादक और व्यवहारिक। ये 3 श्रेणियाँ अरस्तु ने बताई हैं, सैद्धांतिक, उत्पादक और व्यवहारिक। सबसे पहले आएगी यही सैद्धांतिक, थ्योरिया या थ्योरी यानी थिंकिंग, सैद्धांतिक ज्ञान। सैद्धांतिक ज्ञान के बारे में क्या कहते हैं अरस्तु? अरस्तु कहते हैं कि इसमें सिद्धांत निर्माण आता है। थ्योरिया में क्या आता है? सिद्धांत बनाना। इसमें साध्य या लक्ष्य के बारे में सोचा जाता है, जो लक्ष्य ध्यान में रखकर हम सिद्धांत बनाते हैं उसके बारे में सोचा जाता है। तर्क के आधार यानी अंतिम सत्य का पता लगाया जाता है। जो ऊपर हमने 4 कारण किए थे उसमें सबसे लास्ट कारण क्या था? अंतिम कारण या लक्ष्य कारण। तर्क के आधार पर अंतिम सत्य का पता लगाया जाता है। सैद्धांतिक ज्ञान में 3 विषयों का ज्ञान आता है। कौन कौन से विषय? धर्मशास्त्र या ईश्वर मीमांसा यानी थियोलॉजी, और गणित व भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। सैद्धांतिक ज्ञान में 3 विषय आते हैं, धर्मशास्त्र, ईश्वर मीमांसा और गणित व भौतिक विज्ञान। उसके बाद दूसरा आता है उत्पादक ज्ञान, पोएसिस, प्रोडक्टिव मेकिंग। इसमें ज्ञान का निर्माण किया जाता है। थ्योरिया में क्या था? इसमें सिद्धांत निर्माण किया जाता था। प्रोडक्टिव मेकिंग में क्या है? इसमें ज्ञान का निर्माण किया जाता है, जैसे अलंकार शास्त्र हो गया, साहित्य, पोएटिक्स, कविता, उपन्यास, ड्रामा, इनका ज्ञान इसमें आता है, उत्पादक ज्ञान भी। उसके बाद लास्ट आता है व्यवहारिक ज्ञान या प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल या डूइंग। इस ज्ञान में सिद्धांत या साध्य को व्यवहार में डाला जाता है। जो सैद्धांतिक ज्ञान हमने प्राप्त किया था उसको व्यवहार में ढाला जाता है। व्यवहारिक ज्ञान यही होता है, सिद्धांत को व्यवहार में ढालना। सैद्धांतिक ज्ञान को कार्य रूप दिया जाता है। जो ज्ञान हमने थ्योरी में बनाया है उसको व्यवहार में लागू करना ही व्यवहारिक ज्ञान है। इसमें नीतिशास्त्र हो सकता है, पॉलिटिक्स हो सकती है। अरस्तु राजनीति में सैनिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और औषधि विज्ञान शामिल करते हैं। अरस्तु इसमें क्या क्या शामिल करते हैं? सैनिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और औषधि विज्ञान। प्रैक्टिस का ज्ञान जो है, ये व्यवहारिक ज्ञान, वही सर्वोच्च विज्ञान है। प्रैक्टिस का ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान ज्ञान के लिए नहीं बल्कि व्यवहार में ढालने के लिए होता है। उत्पादक ज्ञान और सैद्धांतिक ज्ञान जो होता है वो सिर्फ ज्ञान के लिए होता है, व्यवहार में प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन प्रैक्टिस में जो ज्ञान है उसका प्रयोग व्यवहार में किया जाता है। जो सैद्धांतिक ज्ञान हमने सीखा, हमने निर्माण किया, उसको व्यवहार में ढाला जाता है। प्रैक्टिस की इसी थ्योरी की अनुपालन कार्ल मार्क्स भी करता है। प्रैक्टिस की जो ये थ्योरी है व्यवहारिक ज्ञान, इसका पालन कार्ल मार्क्स भी करते हैं। और कार्ल मार्क्स अपनी प्रसिद्ध कृति थीसिस ऑन फायरवर्क, कार्ल मार्क्स की एक बुक का नाम है थीसिस ऑन फायरवर्क, इसमें कार्ल मार्क्स लिखते हैं कि दार्शनिकों ने केवल संसार की व्याख्या की है जबकि आवश्यकता है इसे बदलने की। क्या कहते हैं कार्ल मार्क्स कि जो फिलोसोफर हैं उन्होंने केवल दुनिया की, संसार की व्याख्या की है, लेकिन ज़रूरत किस चीज़ की है? इस संसार को बदलने की, व्याख्या करने की नहीं बल्कि इसको बदलने की है। तो यही आज की वीडियो में हमने क्या किया, अरस्तु की अध्ययन पद्धतियों के बारे में, कि अरस्तु ने अपने अध्ययन में किन किन पद्धतियों के बारे में डिस्कस किया है, आगमनात्मक, तुलनात्मक, विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक और स्वदेशात्मक। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।